तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है वो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, फिर दूसरी बैटरी का निगेटिव टर्मिनल तीसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और तीसरी बैटरी का निगेटिव टर्मिनल चौथी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो इस तरीके से अगर सेल इस तरीके से कंबाइन किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अगर हम कई सेल्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होता है और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए हम सिर्फ 2 सेल लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। तो हम यहाँ पे 2 सेल लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम साथ में बना देते हैं। तो ये हमारे 2 सेल हैं, ये हमारे ए और बी के अक्रॉस हैं हमारे 2 सेल। इसका ईएमएफ हमारा E1 है, इसका ईएमएफ हमारा E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब देखिए AB जो हमारे 2 टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V हम मान लेते हैं। तो V किसके बराबर होगा? सपोज इसमें करंट जो है ये दोनों सेल मिला के हमारी करंट I फ्लो करा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? सबसे पहले तो ये बैटरी हमारी E1 है, इसका EMF E1 होगा। फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना होगा? I इंटू R से, दैट इज माइनस I इंटू R1, इतना इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो पहले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 माइनस I R1 होगा। इसी तरीके से दूसरे सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस EMF हमारा E2 है, और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा वो हमारा I इंटू R2 होगा। तो जो AB के अक्रॉस जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2। अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 को साथ में कर लेंगे और I को कॉमन लेके R1 और R2 को साथ में कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये जो हमारा पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन था, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा के यहाँ के ऊपर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और वो रेजिस्टेंस सर्किट में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहे थे। तो यहाँ पे हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, जिसका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है, EMF हमारा E इक्विवेलेंट है, और सेम पॉइंट के बीच में हमने लगाया AB के अक्रॉस। अब AB के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन हमारे AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता रही हैं, तो इसका मतलब दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों बराबर हैं। दैट इज E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे I के मल्टीपल में यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है। दोनों को जो I का मल्टीपल होगा उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जो सर्किट का इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए ये हमारा जो E इक्विवेलेंट है ये किसके कंपेयर करने पे किसके बराबर आ रहा है, E1 प्लस E2 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो सर्किट का इफेक्टिव EMF होगा वो इंडिविजुअल सेल के EMF के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब हम इसी को जनरलाइज कर देंगे। अगर हम n सेल्स कनेक्ट करते हैं
सीरीज में, तो उनका ईएमएफ क्या होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो लिखेंगे इफ n cells are connected in series, तो इफेक्टिव ईएमएफ हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 En, ये हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ। और इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, R इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn, तो ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब अगर हम सारे के सारे सेल्स हमारे आइडेंटिकल होंगे तो उस केस में हमारा इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब सबका ईएमएफ क्या होगा, बराबर होगा। और जो R इक्विवेलेंट होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस, अब सॉरी R1 R2 नहीं होगा बल्कि R, सब आइडेंटिकल है तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, कितनी बार, n टाइम्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी n इंटू ई और ये वैल्यू आ जाएगी n इंटू आर, ये आ जाएगा। अब ये जो हमारे n सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसको हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा R, ये हमारा E है, ये हमारा E है, ये हमारा E है, और सब में इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे R लगे हुए हैं। तो अब बताइए इस R में कितनी करंट हमारी फ्लो होगी। तो करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, देखिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारा NR है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा R है, तो दोनों सीरीज में है सब, तो सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमारा सर्किट में करंट कितनी होगी, ये क्या होगा, हमारा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। So this will be n into E upon n small r plus capital R. That will be the current in the circuit. तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट। अब हम इसके केसेस निकालेंगे। वो केस जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और जब R की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा और बहुत कम पे निकालेंगे। तो केस 1 देखते हैं, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होएगी तो उस केस में हमारा क्या होगा। तो उस केस में ये जो NR प्लस कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो NR के बराबर होगी, क्योंकि कैपिटल R बहुत छोटा है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव आई हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज NE अपॉन NR, N से N कैंसिल हो जाएगा, दैट इज E अपॉन R। अब ये E अपॉन R क्या है, E अपॉन R क्या है, E अपॉन R इज द करंट ड्यू टू 1 सेल। तो N सेल लगाने के बाद भी हमको सर्किट में करंट कितनी मिल रही है, जो एक सेल लगाने पे जितनी करंट मिलती वही हमें N सेल लगाने पे भी उतनी करंट मिल रही है। तो अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सेल को सीरीज में जोड़ने से कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है हमें। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कम है तो सीरीज में जोड़ना बेकार है, नहीं जोड़ना चाहिए। अब हम बजाते हैं सेकेंड केस पे, केस 2, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में NR प्लस R इज नियरली इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन फॉर करंट हमारा क्या आएगा, दैट इज NE अपॉन R, दैट इज N इंटू E अपॉन R, दैट इज द करंट ड्यू टू N सेल्स। तो उस केस में अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो सर्किट में करंट हमारी कितनी होगी,
अगर n सेल्स लगाते हैं तो सर्किट में एक सेल के कंपैरिजन में n टाइम्स करंट फ्लो होएगी। अगर सर्किट मान लेते हैं ये हमारा है, ये एक सेल हमने लगाया और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से ये जो EMF E है और ये रेजिस्टेंस R है, इसकी वजह से जो I होगी, I बराबर क्या होगा, E/R होगा। और यहाँ पे क्या इसका n टाइम्स है, तो अगर हम n सेल को सीरीज में लगाते हैं तो एक सेल की वजह से जितनी सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी उसके n टाइम्स हमारी करंट फ्लो होगी। तो सर्किट में क्या होगी, करंट इन द सर्किट इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू वन सेल। तो अब हमने यहाँ से ये जो केस 1 और केस 2 से हमने ये कंक्लूजन निकाला है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ही सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करने से फ़ायदा है, अदरवाइज वी यूज़ सम अदर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वो अदर कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट आएगा अभी हम उसको कुछ नहीं करते, कह सकते हैं उसके बारे में, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे तब हम उसके कंक्लूजन केसेस डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।